हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। अगर यूपीएससी की परीक्षा आप दे रहे हो और प्रीलिम्स 2022 देने वाले हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इन 10 क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ डाला है। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, इनमें आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो कवर अप हो ही जाएंगे। ठीक है, अब एग्जामिनर इनको कैसे भी मोल्ड करके आपको दे देगा तो आप उसको आंसर अच्छे से करेक्टली कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा और किताब उठाने की फिर कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपने इसका पिछले वाला अगर पार्ट देख रखा है, पार्ट 1 भी मैंने बनाया है, तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देख रखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भी जाके देख लेना, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं अब इसका अगला पार्ट बना रहा हूं। दिस इज पार्ट 2। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसे मैंने इनको टाइप किया है यहाँ पे और मैंने बनाया है, खुद बनाया है मैंने, कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत के राष्ट्रपति के रूप में आपको चुना जाता है तो आपकी कौन सी क्वालिफिकेशंस फुलफिल होनी चाहिए, ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है अगर आपको एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होना है तो। ठीक है, ऑप्शन ए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड द आंसर एंड वेदर इट इज अ करेक्ट ऑप्शन और नॉट, यस इट इज करेक्ट। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, सिर्फ भारत का ही सिटीजन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो सकता है। He cannot be from Nepal, Bhutan, Sri Lanka. Okay, he has to be a citizen of India. भारत का नागरिक होना उनका जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में he should be at least 35 years of age. Whether it is true or not, yes, it is true. He should be at least 35 years of age. कम से कम 35 साल की उनकी जो है उम्र होनी ही चाहिए। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग जो हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुने जा सकते। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। तो ऑप्शन 1 भी, ऑप्शन ए सही है, बी सही है। इसके बाद में ऑप्शन सी, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये भी ऑप्शन सही है। ही शुड बी क्वालिफाइड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मैं कह रहा हूं कि अगर वो उनको अगर लोकसभा के एमपी के रूप में अगर वो खड़े होंगे इलेक्शन में तो वो एलिजिबल होने चाहिए। मतलब वो एलिजिबल होने चाहिए टू स्टैंड अप एज अ कैंडिडेट फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फॉर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसके लिए वो एलिजिबल होने चाहिए कैंडिडेट, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ही शुड बी क्वालिफाइड, मैं फिर बोल रहा हूं क्वालिफाइड बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मैं बोल रहा हूं कि उन्हें क्वालिफाइड होना चाहिए। वो जो बंदा खड़ा हो रहा है, ही शुड बी क्वालिफाइड, मतलब उन एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक व्यक्ति को जो लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा होना होता है, जिन्हें वो फुलफिल करनी पड़ती है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। मतलब ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है बंदा उसको। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट व्हाइल बीइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। He cannot hold any other office of profit under union government or state government or any other local government body. ठीक है, while being elected as the president of India, मतलब कि अगर वो president of India इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट कंफ्यूजन जो आता है वो ये आता है कि कोई अगर सिटिंग प्रेसिडेंट है या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो मतलब उसी के बारे में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, या फिर वो अगर स्टैंड हो रहा है,
ठीक है, अगर वो खड़ा हो रहा है तो ही शुड नॉट होल्ड एनी, मतलब खड़ा होने पे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन में उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है, लेकिन मैं बस ये क्लियर कर देता हूं कि अगर वो इलेक्ट हो गए तो ही कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही कैन नॉट होल्ड, ही कैन ओनली बी वर्किंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन जो ये ऑप्शन 3 है, ए बी एंड सी ओनली, ये वाला जो है आपका सही है, और बाकी जो तीनों हैं वो हैं गलत। ठीक है, 1, 2 एंड 4 गलत हैं, ऑप्शन जो 3 है वो सही है, ए बी सी ओनली इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। कैन अ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट स्टैंड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया? देखो, अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे कि कोई मिनिस्टर है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नर है, ही इज ऑलरेडी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, ही इज ऑलरेडी होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कैन ही स्टैंड अप फॉर द इलेक्शन ऑफ एज a candidate in the presidential election? The answer is yes, he can stand up for the presidential election। ठीक है, ये कंफ्यूजन आता है बार बार, लेकिन इसमें मैं क्लियर कर रहा हूं, सिटिंग प्रेसिडेंट जो अभी प्रेसिडेंट है, या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी, या फिर जो कोई गवर्नर है किसी भी राज्य के, या फिर कोई भी मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी मिनिस्टर है, तो वो खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और उनका जो ये ऑफिस है इट विल नॉट बी काउंटेड एज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बस यही एक कंडीशन है जो कि कंफ्यूज करती है बहुत लोगों को, और इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो उनका जो ये ऑफिस है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स दे कैन स्टैंड अप फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन इनके अलावा कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, इनके अलावा कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट मिनिस्टर बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्ट मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ही इज ऑल्सो मिनिस्टर, यहां पे मिनिस्टर की बात करी गई है, उनके अलावा, ठीक है, उनके अलावा नो बडी कैन स्टैंड अप, इनके अलावा जो ये लिख रखे हैं यहां पे मैंने टाइप कर रखा है, इनके अलावा कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है तो। और इन लोगों को अलाउ इसीलिए है क्योंकि इनका जो ऑफिस है वो एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं काउंट होता। लेकिन अगर ये इलेक्ट हो गए फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इनमें से कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, या कोई गवर्नर ऑफ स्टेट बन गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफिस। ठीक है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा अपनी गवर्नर वाली पोस्ट या फिर कोई मिनिस्टर वाली पोस्ट, ठीक है, या अगर वाइस प्रेसिडेंट खड़ा हो रहा है तो, ठीक है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा बिफोर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान में रखना, मतलब ये खड़े हो सकते हैं लेकिन इनको भी रिजाइन करना पड़ेगा अगर ये इलेक्ट हो गए तो। ठीक है, तो कैन अ सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट और मिनिस्टर स्टैंड फॉर इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? यस, दे कैन स्टैंड, बट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड दे हैव टू क्या बोलते हैं, रिजाइन फ्रॉम दैट ऑफिस। ठीक है, या फिर दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम दैट हाउस। अगर कोई मिनिस्टर है तो उनको हाउस से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, इसके अलावा ऑप्शन बी गलत है, सी गलत है। ठीक है, ओनली प्राइम मिनिस्टर अलाउज, ओनली सुप्रीम कोर्ट अलाउज, ऐसे जो ना ऑप्शन क्रिएट कर जाते हैं कंफ्यूजन बनाने के लिए। ठीक है, जो एग्जाम दे रहा है उसके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो दिमाग में सही बात को ध्यान रखना, जो मैंने अभी बताया, एक्सप्लेन किया, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट टू स्टैंड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? मतलब कुछ प्रपोजर होते हैं, कुछ सेकेंडर्स होते हैं, यानी वो इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये मेंबर ऑफ हाउस होते हैं वो, लेकिन जो है कम से कम ऐसे कुछ प्रपोजर और कम से कम कुछ सेकेंडर्स का जो नॉमिनेशन है, मतलब उनका जो एक जो उनका साथ है या उनका सपोर्ट जो है वो रिक्वायर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। तो मतलब अगर कोई बंदा खड़ा हो रहा है तो उसके सपोर्ट में कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये बंदा खड़ा हो। ठीक है, तो वो लोग होते हैं प्रपोजर और सेकेंडर। तो कुछ अमाउंट में कुछ लोग ऐसे प्रपोजर और कुछ सेकेंडर जो कि वही जो ये एमपीज और एमएलएज ही होते हैं वो। ठीक है,
तो वो चाहिए होते हैं, यानी ठीक है, वो चाहिए होते हैं कुछ अमाउंट में, कुछ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में, कि अगर उतने अमाउंट में प्रपोजर और सेकेंडर मिल गए, यानी उतने अमाउंट में अगर इलेक्टर्स आपको मिल गए जो इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम अमाउंट, तो आप खड़े हो सकते हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो वो प्रपोजर्स और सेकेंडर्स, प्रपोजर और सेकेंडर क्या है, ये इलेक्टर ही हैं जो इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली, बोल रहा हूं मैं डायरेक्टली, मतलब हम लोग नहीं हो सकते वो इलेक्टर, ठीक है, वो लोग होंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कम से कम कितनी अमाउंट में होने चाहिए, कितने प्रपोजर होने चाहिए और कितने सेकेंडर होने चाहिए एक प्रेसिडेंशियल एक कैंडिडेट के साथ में, सो दैट ही कैन स्टैंड अप फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मैं इलेक्ट नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट हो जाएगा वो, मैं बोल रहा हूं कि वो खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। तो उस बात के लिए कितने प्रपोजर और सेकेंडर होने चाहिए, तो उसके ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 40-20 गलत है, ऑप्शन सी 20-40 गलत है, ऑप्शन डी 30-30 गलत है, ऑप्शन बी इज राइट 50-50। 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर की अगर आपको जो है साथ होगा, अगर आपके पास में सपोर्ट होगा 50 प्रपोजर्स का और 50 सेकेंडर्स का, तो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, यानी आप एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकते हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा मैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकते हो, खड़े हो सकते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो खड़े होने की ही रिक्वायरमेंट है ये, मतलब अगर 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर नहीं मिले तो मतलब आप खड़े ही नहीं हो सकते, ठीक है, आप खड़े ही नहीं हो सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और प्रपोजर और सेकेंडर कौन है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमने भेजे हैं यहां से, एमएलएज और एमपीस, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट स्टैंडिंग अप फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? ऑप्शन ए 10,000 विच इज रॉन्ग, ऑप्शन सी 20,000 रॉन्ग, ऑप्शन बी और डी में से ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन बी इज राइट। ₹15,000 15,000 जो है रकम आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी अगर जो है आप खड़े हो रहे हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। और ये 15,000 रुपए जो है अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिला, ठीक है, 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिला, टोटल वोट्स में से 1/6 वोट, ठीक है, टोटल वोट्स जो हैं, जो मिले हैं, जो यानी जो पोल हुए हैं, मतलब जिनकी जो पोलिंग हुई है जब, तो टोटल वोट्स का 1/6 भी अगर आपको नहीं मिला, ठीक है, तो मतलब कि ये जो 15,000 रुपये आपने डिपॉजिट कराए थे, ये जो है आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 1/6 वोट तो आपको मिलना ही चाहिए अगर आप खड़े हो रही हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और जब फिर वोटिंग होती है, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं, तो अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिला, 1/6 भी नहीं मिला, उससे भी कम नंबर वो वोट मिले आपको, ठीक है, और आप बाहर हो गए, मान ली सपोज करो फिर आप बाहर ही हो गए, ठीक है, तो मतलब फिर आपको 15,000 रुपये आपने जो डिपॉजिट कराए थे सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप यूपीएससी में, क्योंकि देखो कोई पैटर्न का कोई फिक्स नहीं होता कि यूपीएससी यही पूछने वाला है या यही पूछेगा, वो कुछ भी पूछ लेता है। और जब क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बंदे जो है ना ऐसे सोचते हैं। फिर एक बार सब, जैसे कि पिछले साल में आई थिंक स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन आ गया था और फिर जो है कैंडिडेट्स कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई क्रिकेट का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको जो ओथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, यानी कौन उसको ओथ जो है मतलब वो रीड आउट करता है, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए इलेक्ट होने वाला है, वो रीड आउट करता है। आपने अगर देखा हो, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है वो कौन होता है जो एडमिनिस्टर करता है इस ओथ को, जो ये ओथ जो है ओथ ऑफ ऑफिस कहते हैं जिसको, वो दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, यानी कैंडिडेट को, ताकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सके। तो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कभी भी ओथ नहीं दिलाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग।
ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ओथ ऑफ ऑफिस दिलाते हैं एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जब वो इलेक्ट होने वाला होता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो वेकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो ओथ दिलाते हैं उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी इसमें गलत है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकता है क्योंकि ये तो इलेक्शन ही है, ये तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही है। दिमाग में बिठाओ इस बात को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, कभी भी कोई ये ओथ ऑफ ऑफिस नहीं दिलाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। बात क्लियर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लिख रखा है यहाँ पे मैंने। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, इफ एन MP MLA इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डज नॉट हैव टू वेकेट हिज सीट इन द हाउस। ये तो मैं आंसर अभी थोड़ी देर पहले ही दे चुका हूं कि अगर कोई भी MP या MLA एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो जाता है तो ही हैज टू वेकेट, ठीक है, ही हैज टू वेकेट हिज सीट इन द हाउस। ठीक है, वो अब हाउस का पार्लियामेंट का हाउस हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का हाउस हो, ठीक है, डज नॉट मैटर, ही हैज टू वेकेट हिज सीट। ठीक है, तो मतलब कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, इसके बाद में हिज इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज आर डिटरमाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर विच इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेज होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइन नहीं करता, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे, गलत लिख रहा हूँ, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वही डिसाइड करती है इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, कि कितनी उनको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, उनकी क्या क्या अलाउंसेस होंगी, समझ रहे हो। ऑप्शन सी देखते हैं अब, हिज इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यानी कोई अगर व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो गया है, ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग में ऐसे डिसाइड हुआ था कि उनकी जो इतनी इतनी आपको सैलरी मिलेगी, आपको ये अलाउंसेस मिलेंगी, गाड़ी वाड़ी जो भी है सब कुछ ये चीज़ मिलेंगी आपको। अब इसके बाद में जब वो बन गया तो फिर बीच में ऐसे डिस्कशन हो सकता है कि ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम आपको बोला तो था कि 5 लाख देंगे लेकिन हम अभी जो है आपकी डिक्रीज कर रहे हैं और आपकी जो है 3 लाख हम वो कर रहे हैं। ठीक है, 3 लाख आपकी जो अलाउंसेज जो आपकी जो सैलरी वगैरह है वो रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ही इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, उसकी ऑफिस जो जब वो होल्ड कर रहा है तो उसके बीच में आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिक्स ही रहेंगी। समझ रहे हो बात? तो ऑप्शन सी जो है वो भी गलत है। इसके बाद में ही कैन होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज ही डीम्स फिट। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ही कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आप बन गए तो उसके बाद में आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ना आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हो, ना आप MLA हो सकते हो, ना आप कोई गवर्नर हो सकते हो किसी स्टेट के। ठीक है, आप सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हो सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर होगी। तो इसमें से आंसर जो है वो है नन ऑफ द अबव। कोई भी इनमें से जो है ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इन चारों में से ABCD में से, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ठीक है, रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं यहां पे टाइप करना भूल गया, रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए, ही और शी इज इम्यून फ्रॉम बोथ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर हिज और हर पर्सनल एक्ट्स। ठीक है, अब ये ऑप्शन जो है ध्यान से पढ़ने वाला है कि बोथ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इन दोनों के लिए वो इम्यून है। तो इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको मैं एक्चुअली मैं स्टार्ट करता हूं नीचे से। ठीक है, ऑप्शन सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा उसमें आपको क्लियर होएगा ज़्यादा। ही और शी इज इम्यून फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज और हर ऑफिशियल एक्ट्स। यस, दिस ऑप्शन इज राइट। जो भी उन्होंने ऑफिशियल अपनी कैपेसिटी में जो डिसीजन लिए हैं, जो एक्ट वो मतलब उन्होंने जो किया है, जो भी उन्होंने काम किया है, जो डिसीजन लिए हैं उन्होंने, ठीक है, उस कैपेसिटी में, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हुए,
उनसे जो है उनकी लीगल वो मतलब इम्यून होंगे लीगल लाइबिलिटी से। अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत उसका रिजल्ट निकल जाता है या फिर कोई उसका गलत कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं विच वर नॉट इंटेंडेड, लेकिन वो अनइंटेंशनली हो गया, ठीक है, अनइंटेंशनली कुछ ऐसे मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मतलब अच्छे नहीं निकले, ठीक है, अच्छे नहीं हुए, ठीक है, तो मतलब फ्रॉम द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू तो ही और शी इज इम्यून फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। अब ऐसे नहीं बोलोगे कि आप सर आपने तो गलत डिसीजन लिया था, ठीक है, और यहाँ पे कितने लोगों की हत्या हो गई या कितने लोगों को सफर होना पड़ा, ठीक है, हम तो आप पर केस करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। ही और शी इज इम्यून फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी, ठीक है, कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं है उनके ऊपर ऑफिशियल एक्ट्स की, ठीक है, उन्होंने जो ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा आप केस नहीं कर सकते कि ठीक है सर कि मतलब हमें तो पसंद ही नहीं है, आपने तो ऐसा कर दिया और हमारा बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, आपने ऑफिशियल डिसीजन लिया था ये, ठीक है, कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है लेकिन हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ। समझ रहे हो कि मतलब कुछ भी ना ऐसे कोई भी आप वो नहीं कर सकते। ही और शी इज़ इम्यून फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन बी देखते हैं। ही और शी कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। यस, मैं बोल रहा हूँ अरेस्टेड, ठीक है, अब ध्यान से टर्म को देखो। ही और शी कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब कि उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस, विच इज राइट, ठीक है, विच इज राइट। चाहे वो क्रिमिनल कोई वो हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं ऑप्शन ए के ऊपर, ठीक है। ही और शी इज इम्यून फ्रॉम बोथ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर हिज और हर पर्सनल एक्ट्स। अब इसमें देखो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्यून होता है, ठीक है। हम इसमें पर्सनल एक्ट की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल एक्ट में तो ही और शी इज इम्यून, ठीक है, वो तो डन है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में जो किया है उसके लिए तो इम्यून हो आप, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनल कैपेसिटी में किया है, अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ काम किया है कोई मतलब खुद नॉट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपने कुछ ऐसा करा है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से तो आप इम्यून होगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्यून होगा फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स से ही और शी विल नॉट बी इम्यून, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग से ही और शी विल नॉट बी इम्यून, ठीक है, बात समझ आ रही है। मतलब कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स यानी कोई जैसे कि बाई चांस जो है खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट हो गया और किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, ठीक है, उस एक्सीडेंट में गलती से, ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो में एक काइंड ऑफ क्रिमिनल केस बन जाता है ना इसमें, ठीक है, कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से तो ही और शी इज इम्यून, ठीक है, अपनी पर्सनल एक्ट में। अगर पर्सनल एक्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का देखें तो फॉर दैट ही और शी इज इम्यून। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स की अगर आपने टैक्स नहीं भरा, ठीक है, या फिर टैक्स का कोई घपला कर दिया, या फिर आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी आपने इलीगली जो है वो खरीदी है, ठीक है, ऐसा कुछ अगर सिविल प्रोसीडिंग्स की अगर बात आए, पर्सनल कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं, पर्सनल कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफिशियल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही। तो पर्सनल कैपेसिटी में क्रिमिनल प्रोसीडिंग से तो इम्यून है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स से इम्यून नहीं है, नहीं है, ठीक है, बात ध्यान में है, ठीक है। तो मतलब कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग भी डाल दिया इसके अंदर। तो सिविल प्रोसीडिंग से ही और शी इज नॉट इम्यून, ठीक है, फॉर हिज और हर पर्सनल एक्ट्स। समझ रहे हो बात कि मतलब जो है उन्हें उन पर जो है प्रोसीडिंग की जा सकती है, यानी केस किया जा सकता है, लेकिन अरेस्ट नहीं किया जा सकता। फिर यहां पर एक और बात है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, प्रोसीडिंग्स ही हो सकती हैं ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, उनके टर्म ऑफ ऑफिस के ड्यूरेशन में प्रोसीडिंग्स ही इनिशिएट करी जा सकती हैं, लेकिन अरेस्ट जो है जेल में नहीं डाला जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, बात समझ आ रही होगी, बहुत डीपली समझा दिया मैंने इस टॉपिक को। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ठीक है, तो ऑप्शन ए, टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 ईयर्स, नहीं 6 ईयर नहीं होती, 5 साल की होती है, ठीक है, 5 साल की टर्म ऑफ ऑफिस होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। बाय द वे इसका ऊपर वाले का अगर हम देखें तो ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड सी जो है वही सही है, ठीक है, बी एंड सी जो सेकंड वाला आंसर है, ऑप्शन बी एंड सी ओनली, ठीक है।
क्वेश्चन 8 पे देखें तो टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 5 साल की होती है, तो यानी ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी पे आए, कैन रिजाइन एनी टाइम बाय गिविंग रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट। तो हाँ, ये तो सही है कि वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर दे के आप रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन कर सकता है। ठीक है, किसी और परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट की या प्राइम मिनिस्टर की, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रिजाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को लेटर देके, रेजिग्नेशन लेटर देके। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो है सही। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद में नो इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंपीचमेंट प्रोसेस अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो आपने, तो इंपीचमेंट प्रोसेस होता है कि मतलब कि हम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना चाहते हैं, यानी हम कोई दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उस प्रोसेस को जो है इंपीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, जो पार्लियामेंट में चलती है। ठीक है, तो नो इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप हटा ही नहीं सकते। मतलब एक बार बन गया तो वो 5 साल बने ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा चांस आ जाए, कोई ऐसी कुछ और कोई सिचुएशन आ जाए, सर्कमस्टेंस आ जाए कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही इज़ नॉट सूटेबल, या उन लग रहा है पार्लियामेंट को ही इज़ नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजंस विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो है उसके अकॉर्डेंस में डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो हटाने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना यार, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में 4 एक्स प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव बीन इम्पीच्ड सो फार, ये ऑप्शन भी गलत है। अब तक कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, कोई इम्पीचमेंट नहीं हुई है कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, 1947 से अब तक। उसके बाद में ऑप्शन ई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी जो है गलत है। ठीक है, बियॉन्ड 5 ईयर्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को, लेकिन कंडीशन है कि अगर दूसरा जो प्रेसिडेंट है, जो अब तक उन्होंने ऑफिस को होल्ड नहीं किया है, अगर उन्होंने ऑफिस मतलब अगर वो बैठे नहीं हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी के ऊपर, तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के बाद भी वो कुर्सी को होल्ड कर सकते हैं, जब तक एक नया प्रेसिडेंट यहाँ पर ना बैठे कुर्सी पे या फिर इलेक्ट ना हो तब तक। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स। इसके बाद में ऑप्शन एफ, ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये भी ऑप्शन गलत है, बिकॉज ही और शी इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यूएस में क्या होता है कि यूएस में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर कोई प्रेसिडेंट है यूएस में, सॉरी, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 बार ही इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, 2 बार, जैसे प्रेसिडेंट बैराक ओबामा थे तो ही वॉज इलेक्टेड 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो आए थे। ठीक है, तो ऐसे इंडिया में नहीं होता। ऐसे इंडिया में जो है प्रेसिडेंट जो है वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ इंक्लूड कर दिया मैंने, इतना जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, लेकिन मैं ऐसा कुछ कवर करना चाहता था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसके रिगार्ड में क्या इन ऑप्शन, कौन कौन से ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, नो इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंपीचमेंट प्रोसेस इंस्टीट्यूट करी जा सकती है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन का जो है, 14 डेज का नोटिस जो है वो देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई हम इंपीचमेंट प्रोसेस लेके आ रहे हैं और सर आप आ जाओ, ठीक है, आपको हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। 14 दिन का जो है नोटिस पीरियड देना पड़ता है पहले, उसके बाद में इंपीचमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उसके टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, ही इज अलाउड टू बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द इंपीचमेंट प्रोसेस। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नो इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके बाद में इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज राइट। इंपीचमेंट प्रोसेस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में लाई जा सकती है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है,
दैट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फ्रेज लिखा गया है, तो ये जो चीज़ है ये सही है। इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जा सकती है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा एक्शन ले जो कि हमारे संविधान को अपोज करे या उसके अकॉर्डेंस में ना हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद में ऑप्शन सी पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइंस द फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द अबव कंटेक्स्ट, तो ये गलत है ऑप्शन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो बोला है, ठीक है, कि उसमें संविधान में लिखा है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जा सकती है। लेकिन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसको डिफाइन नहीं किया गया कहीं पर भी संविधान के अंदर, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। सॉरी, थोड़ी सी लाइट डिम हो गई है, लाइट चली गई है एक्चुअली, इन्वर्टर पे है अभी, तो आई होप यू कैन सी मी। इसके बाद ऑप्शन डी, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द लोकसभा, ठीक है, सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस ला सकते हैं, ऐसा है क्या, ठीक है, और जिसको आधे जो लोग हैं, आधे जो मेंबर्स हैं उनको साइन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूं मैं, पास करने के लिए नहीं बोल रहा, स्टार्ट करना प्रोसेस को और प्रोसेस का क्लियर हो जाना यानी जो है वो रेजोल्यूशन पास हो जाना आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट तो कोई भी हाउस कर सकता है पार्लियामेंट का, ठीक है, वो राज्यसभा भी कर सकता है और वो लोकसभा के मेंबर भी कर सकते हैं, दोनों हाउसेस कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहीं पर ही गलत हो जाता है पहली बात तो। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके आगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकसभा नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स भी कर सकते हैं, लोकसभा और दो राज्यसभा दोनों कर सकते हैं इस प्रोसेस को इनिशिएट, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग बोल रहा हूं, स्टार्ट करना। इसके बाद में आधी जनता, आधे मेंबर्स उस हाउस के, उनको साइन करना ही करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ये गलत है। आधे मेंबर की जरूरत नहीं है, 1/4, ठीक है, 1/4 मेंबर भी अगर साइन कर देते हैं इसको कि हाँ भाई इंपीचमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करो, 1/4 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जिसने भी ये स्टार्ट करी है प्रोसेस, ठीक है, जो स्टार्ट करना चाहता है, तो 1/4 मेंबर ने अगर साइन कर दिया, ठीक है, उस हाउस के, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब पास होगी या नहीं होगी उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ऑप्शन ई, 28 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 14 दिन का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 14 डेज का नोटिस होता है, 14 डेज, ठीक है, 14 दिन का नोटिस होता है जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन एफ, अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इंपीचमेंट रेजोल्यूशन, जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। अगर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, अगर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो अब सक्सेसफुली उस प्रोसेस को मतलब अगर पास कराना है, उस रेजोल्यूशन को अगर पास होना है उस हाउस से और दूसरे हाउस में जाना है ताकि वो वहां पर भी पास हो जाए, ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया चाहिए उस रेजोल्यूशन के पास होने के लिए, यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप बोल रहा हूं, प्रेजेंट वाली मेंबरशिप नहीं बोल रहा कि मतलब ये जो लोग प्रेसिडेंट हैं, जो लोग प्रेजेंट हैं हाउस में उस टाइम पर, वो वाली उसकी 2/3 नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं टोटल मेंबरशिप, ठीक है, जितने भी व्यक्ति जो हैं उस हाउस में इलेक्टेड हैं, लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसका 2/3, ठीक है, वो उस टाइम पर प्रेजेंट है या नहीं है, डज नॉट मैटर। 2/3 जो है टोटल मेंबरशिप का 2/3 जो है वो होना चाहिए मेजॉरिटी, तभी वो है जो ये इंपीचमेंट रेजोल्यूशन है एक हाउस में पास होएगा और फिर ये जाएगा दूसरे हाउस में, ठीक है, पास होने के लिए, और वहां भी यही प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी और एफ जो है यही सही है इसमें, लेकिन आई होप कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसके बाद में आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जी हाँ, ये सही है। और इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी एक बात लगती है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं दोनों हाउसेज के पार्लियामेंट में, वो इलेक्शन में तो पार्ट नहीं लेते प्रेसिडेंट के, ठीक है, लेकिन वो हटाने में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो इम्पीचमेंट में पार्ट ले रहे हैं, तो एक थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात लगती है, लेकिन इट इज़ ट्रू, ठीक है।
कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन टेक पार्ट, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज कैन टेक पार्ट इन द इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद ऑप्शन बी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो इनके जो मेंबर हैं इलेक्टेड मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये भी सही है, ठीक है, और ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है कि ये जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, लेकिन ये इंपीचमेंट में पार्ट नहीं ले रहे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी सी बात हो गई है, ठीक है ना, लेकिन ये भी चीज सही है, ठीक है, दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इसके बाद में ऑप्शन सी, नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, ये भी ट्रू है, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसको, नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड, अब तक ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जिसके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन है वो सक्सेसफुली पास्ड हुआ हो, ठीक है। तो यहां पर आ गए हम एंड पे इन सभी क्वेश्चंस के, एंड आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने इस 10 क्वेश्चन में इतना कुछ इंक्लूड किया है कि लाइक कि अप्रॉक्सीमेटली 40-50 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है, इतनी नॉलेज आपको मिली होगी, और अब भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जिनको मैं अगले पार्ट्स में लेके आऊँगा वन बाय वन। सो आई होप यू गॉट टू नो समथिंग वैल्यूएबल एंड समथिंग नॉलेजेबल टुडे। और अगली वीडियो को भी ज़रूर देखना, और इसको अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख के मुझे बता देना, मैं उसका रिप्लाई वहीं पर कर दूंगा। और लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता इन वीडियोज़ पे। तो ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।